हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित। और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आई होप तुम सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे और तुम्हारी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक चीज़ को मैं आराम से निकाल के ले जाना चाह रहा था, लेकिन कमेंट्स ने मुझे सेट कर दिया है। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड की बात करूं, NH3, PS3, ASH3 सब भिड़े, BiH3, OH2, H2O, ओल्ड स्टाइल H2S से TO। ठीक है, तो ये हमारे क्या ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड हैं। वैसे तो अगर मैं इनका तुमसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या हो रही है, कम हो रही है डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन मैं इसको ड्रैगोस रूल से भी बता सकता हूँ। ड्रैगोस रूल, वैसे मैं इस रूल को स्किप कर रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने स्किप नहीं करने दिया। पहले पढ़ाया था मैंने, नीट में नहीं है ना, NCERT में गिवन है बस। लेकिन चलो अब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही देता हूँ। देखो, ग्रुप थर्ड से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप सेकंड को छोड़कर ग्रुप थर्ड से जो हाइड्राइड है ग्रुप 15 और 16 के, उसमें क्या होता क्या है, 3s और 3p के ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग नहीं होती। मतलब इंटरमिक्सिंग नहीं होती। सपोज दैट इंटरमिक्सिंग होने के लिए अगर sp3 ऑर्बिटल है, ये सब में sp3 ऑर्बिटल है, sp3 इधर भी sp3 ऑर्बिटल, तो बेसिकली s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, अगर इंटरमिक्सिंग होती है तो इसमें लगती है 200, मान के चल रहे हैं अगर इंटरमिक्सिंग होने के लिए इधर लगती है 200 जूल एनर्जी। लेकिन जो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड फॉर्म होने में 50 जूल एनर्जी निकलती है। तो 3 बॉन्ड होने में क्या 150 निकलेगी। मतलब ये एनर्जी को देखो, और हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्सिंग होने की एनर्जी को देखो। इंटरमिक्सिंग होने के लिए मिनिमम 200 की ज़रूरत है, मिल कितनी रही है, 150। मतलब कंपनसेट नहीं हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं होती है इधर। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल है। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें प्योर ऑर्बिटल होते हैं। मतलब इधर इसमें तो इंटरमिक्सिंग हो जाती है दोनों में, लेकिन डाउनवर्ड्स इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। मतलब इसमें बॉन्ड अप्रॉक्स आता है 90 डिग्री के बराबर, अप्रॉक्स 90 डिग्री। मतलब इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती। प्योर पी ऑर्बिटल देखो कैसे बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल इधर समझा दे रहा हूँ। पी एक्स बनाओगे, इसमें देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर पी एक्स पी वाई, ये कितने 90 डिग्री पर है। अगर पी जेड भी बना दो तो ये भी इस सबसे 90 डिग्री पर है। मतलब अगर इंटरमिक्सिंग होती तभी तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता भाई मेरे, तभी तो 109 डिग्री आता। इधर एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर इंटरमिक्सिंग होती ही नहीं है। इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। प्योर ऑर्बिटल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्योर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इधर। ठीक है, तो इधर क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बेसिकली प्योर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, प्योर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड
और लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्योर ऑर्बिटल में। लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, यही है ड्रैगोस रूल बस। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो तुम वैसे भी निकाल ले जाओगे, लेकिन काफ़ी लोगों को मन में इच्छा थी हमको ड्रैगोस रूल भी पढ़ना था। वैसे ये जेई वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन जेई का क्वेश्चन भी निकल जाता है इससे। अगर सेंट्रल डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन ड्रैगोस रूल समझ लिया, चलो अच्छी बात है। इधर इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा तो 50 जूल, मतलब जब ये तीनों बॉन्ड बनते हैं तो इतनी कम एनर्जी रिलीज होती है कि इंटरमिक्सिंग होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं मिल पाती, इसलिए इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग कब होती थी, तब एनर्जी डिफरेंस स्लाइड मतलब अप्रॉक्स सिमिलर हो, ठीक है, तभी क्या हो सकती है इंटरमिक्सिंग। और मैंने बता दिया ये 90 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि प्योर वाइटल है। प्योर वाइटल कैसे बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह 90 डिग्री। चलो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। तो बस तुमको कुछ नहीं, मोटी मोटी इतनी सी बात याद रख लेना कि ग्रुप 15 और 16 में क्या होता है, सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स के जो हाइड्राइड है उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, प्योर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्योर ऑर्बिटल में। जब इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो प्योर ऑर्बिटल में ही तो प्रेजेंट रहेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्रैगोस रूल, अच्छे से लिख लेना इसको। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि इस रूल को लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बॉन्ड लेंथ। आज हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ को समझेंगे। बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होती क्या है, बॉन्ड लेंथ होती है लेंथ बिटवीन टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। सपोज दैट एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, और जो ये डिस्टेंस मिलेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। सिंपल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन बिल्कुल बकवास है। चलो इस डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बेसिकली सबसे पहला फैक्टर क्या होने वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। पहला फैक्टर नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। पहला फैक्टर क्या है, साइज। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती जाएगी। साइज बड़ा है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, साइज कम है बॉन्ड लेंथ कम है। इतनी बात तो समझ में आती है। साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करेगी। और बड़ा एटम ले लो, सपोज दैट मैंने और बड़ा एटम ले लिया तो क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा आ जाएगी आई थिंक। तो पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम मतलब बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम के। मतलब जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट
बॉन्ड लेंथ। पहला HCl, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन, फोर्थ नन। देखो H हाइड्रोजन का तो छोटा साइज है, क्लोरीन का बड़ा है। इधर क्लोरीन का सेम है। इधर क्लोरीन के बाद क्या आता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ भी ब्रोमीन की सबसे ज्यादा होगी। पहला फैक्टर एकदम समझ में आया होगा, साइज ऑफ एटम। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा फैक्टर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर है दूसरा फैक्टर। तो सपोज दैट अगर बॉन्ड लेंथ बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे बताओ? एग्जाम्पल देखो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है 2 बॉन्ड है। इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अरे बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होनी चाहिए। पहले सिंगल है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? कम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। थर्ड फैक्टर है, इधर ही बताऊं क्या? थर्ड फैक्टर परसेंटेज S और परसेंटेज P करेक्टर। परसेंटेज S और परसेंटेज P करेक्टर। नहीं यार, तीसरी स्लाइड, एक और स्लाइड ले लो, हौच पौच हो जाएगा वरना। तीसरा फैक्टर क्या है? परसेंटेज S और परसेंटेज P करेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन एक होती है sp, sp2, sp3। अगर परसेंटेज S करेक्टर और परसेंटेज P करेक्टर की बात करें, इधर परसेंटेज S कितना है? 50% और परसेंटेज S इधर कितना है? 33.3% और इधर है 25%। तो परसेंटेज P इधर 50 होगा, इधर होगा 66.6%, इधर होगा 75%। मतलब देखो, जिसका परसेंटेज जितना ज़्यादा उसी का मतलब वही डोमिनेट करेगा। जैसे पर S और P है, SP, मैं बोल रहा हूँ S होता है स्फेरिकल, P होता है डंबल शेप, इस तरह होता है। अगर SP बनेगा, इन दोनों को मिक्स करके ऐसे बनेगा कुछ। तो मोस्टली स्ट्रक्चर जो ऐसे बनता है तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होती है। ये मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। एक एम्प्टी टाइप का होता है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर होती है। अगर परसेंटेज P करेक्टर बढ़ता जाएगा, परसेंटेज P करेक्टर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ये साइज भी इधर बढ़ता जाएगा, साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। और P बढ़ गया इधर तो साइज और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर परसेंटेज S करेक्टर 50-50 है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऑर्बिटल कैसे बनता है? इस तरह। ये कैसा होता है? बल्की होता है, बल्की और स्मॉल, बल्की और स्मॉल। और जैसे परसेंटेज P करेक्टर बढ़ते हैं तो ये एलोंगेट
हो जाता है थोड़ी और। तो और इधर परसेंटेज पी बढ़ गया और एलोंगेट हो जाएगा। अब इधर क्या कैसा हो जाएगा, ये थिन एंड लॉन्गर लॉन्गर, मतलब जैसे जैसे परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है ये पतला और लंबा होता जा रहा है, मतलब थिन होता जा रहा है और लंबा। तो मतलब बॉन्ड क्या होता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही ना। तो बॉन्ड लेंथ परसेंटेज पी करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ परसेंटेज पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज पी करेक्टर के। और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एस करेक्टर के। देखो एस करेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो परसेंटेज एस करेक्टर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी तुमको। एक और फैक्टर आता है एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसे तो ऐसे ही लिख लो इसको, एनर्जी, ये पूछा नहीं जाएगा, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp की सबसे कम एनर्जी होती है, जैसे जैसे p बढ़ता जाता है p के पास एनर्जी, p ऑर्बिटल के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, sp3। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे, बेंड्स रूल समझेंगे। हम एक रूल समझेंगे बेंड्स रूल, इतना नोट डाउन करो तब तक। ये चीजें समझ में आई हैं। इधर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, इधर बल्कि एंड स्मॉल क्यों है, क्योंकि एस करेक्टर क्या है, इधर चार बराबर है। इधर जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ेगा एलोंगेशन चालू हो जाएगी और थिन होता जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कमजोर कमजोर होती जाएगी, और अरे लंबी हो गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना लंबा बॉन्ड उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ आया, बिल्कुल आया होगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम आगे समझेंगे क्या, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बेंड्स रूल क्या कहता है, अगर जहाँ पर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर उधर ज़्यादा है। अगर लोन पेयर है तो परसेंटेज एस करेक्टर का क्या होगा, अगर जहाँ पर लोन पेयर है मतलब उसका मतलब है लोन पेयर है उधर पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा। सॉरी, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब है उधर परसेंटेज पी करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, परसेंटेज पी करेक्टर मोर ज़्यादा होगा। अभी देखो हमने NH3, ये क्या है, NH3 है। अभी इधर से तुमको एकदम लगेगा जादू हो गया। अभी मैंने बताया था, देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। S इसमें कितना 25% है और P कितना है 75%। अगर परसेंटेज एस करेक्टर क्या, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, सब ये सब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये लोन पेयर है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है,
अगर परसेंटेज एज करेक्टर 25% होता और पी 75% होता तो sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है, तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना मिलता है अपन को 107 डिग्री। मतलब कम क्यों हो गया एंगल, कोई बता सकता है? अगर बाकी ही इधर इस मॉलिक्यूल में बाकी ही परसेंटेज एस करेक्टर 25% होता और पी करेक्टर 75% होता तो sp3 की ज्योमेट्री यही तो है, यही है। मतलब 109 डिग्री आना चाहिए, 109 डिग्री 0.5। तो होता यूं है, पर जहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर लोन पेयर। देखो इधर लोन पेयर है, मतलब इधर क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इधर ज़्यादा है तो इधर कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही तो एस है, तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तीनों में कम हो जाएगा। और हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। देखो परसेंटेज एस करेक्टर इधर कम हो रहा है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने उधर बताया था रिपल्सन की वजह से, लेकिन एक्चुअली ये है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल ने ये बताया था एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इधर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, इधर इन ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इधर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आता है 160 डिग्री आता है। आई थिंक आज तुमको मज़ा आ गया होगा बेंड्स रूल पढ़ के, ठीक है। वैसे तो मैं इसको पढ़ाता नहीं, लेकिन पढ़ा दिया, चलो हटाओ। इससे एक क्वेश्चन भी करेंगे। आज मेरा मन है कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा दी जाएं तुमको। हालांकि नीट के ऊपर भी कुछ चीज़ें देख लो, देखने में क्या जाता है। अरे 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो सब सिलेबस से ही चल रहा। चलो अब मैं दो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, तुमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताना है किसमें, H2O में, F2O में, इन दोनों में। इनका सबसे पहले H2O2 और F2O2 ये है। सबसे पहले तुमको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर तुमको कहाँ मिल जाता, हाइड्रोजन चैप्टर में, लेकिन वो चैप्टर ही उड़ा दिया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसी तरह देखो। अब बेंड्स भैया ने क्या बोला था, अगर जहाँ जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उधर समझ लो परसेंटेज पी करेक्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यही बोला था ना, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब परसेंटेज पी करेक्टर इधर सबसे ज़्यादा होने वाला है। परसेंटेज पी करेक्टर ये जो ऑर्बिटल है, इधर परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर कम हो जाएगा परसेंटेज पी करेक्टर। और इधर भी परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इधर भी परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ जाएगा, इधर परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर भी परसेंटेज पी करेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि इधर परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है। तो परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, परसेंटेज पी करेक्टर के, अभी हमने पढ़ा है। अब परसेंटेज पी करेक्टर कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। समझ आया, समझ आया हो तो बताओ।
इसकी बॉन्ड लेंथ बतानी थी, एक्स बाई मान लो। तो एक्स क्या है, एक्स कम है बाई से, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये। तुम्हारे दिमाग के आज पुर्जे काफ़ी खुल रहे होंगे क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नोट करो इसको। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अरे डस्टर है। क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इतनी बात तो तुम समझते हो, इतनी तो कॉमन सेंस है ही कि कौन बॉन्ड स्ट्रांग है कौन बॉन्ड वीक है, ये बताना है हमको। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहला फैक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अरे भैया जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अगर ये छोटी डंडी लकड़ी होगी तुम जल्दी देर में तोड़ पाओगे, बड़ी डंडी होगी तुम जल्दी से तोड़ दोगे। क्यों, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम। और दूसरा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एक बात बताओ, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, 3 है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अरे भैया 3 लकड़ी को पकड़ो और तोड़ो, नहीं टूटेंगी, 2 को तोड़ो में भी टूट सकती हैं, एक टूट ही जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक और तीसरा, लोन पेयर रिपल्सन भी देखेंगे हम। लोन पेयर रिपल्सन, कलाकारी मत करने लगने की एलपी क्या लिखा है। काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि भाई शॉर्ट फॉर्म लिख दो कुछ भी। अच्छा बीएस लिख दिया तो काफ़ी लोग ये कहेंगे सर ये बीएस क्या है, सर बीएल क्या है, बीओ क्या है। बोलता जा रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ, लेकिन नहीं, इनको सब लिख के दो। बेटा तुम 11th में आ गए हो, मे बी 12th में हो गए, मे बी ड्रॉपर हो गए, तो इतना कॉमन सेंस यार रखो कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत सुनाई भी देता है, कान दिए भगवान ने और कॉमन सेंस दिया है, तो मुझसे ये छोटी छोटी चीज़ें पूछकर इरिटेट मत किया करो। मैं वैसे इरिटेट तो नहीं होता हूँ, पूछो, जेन्युइन चीज़ पूछो, कंसेप्चुअल। अब तुम फुल फॉर्म पूछने के लिए बैठ गए, सर बीएस क्या है। बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा, ठीक है। देखो अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं कार्बन फैमिली से स्टार्ट करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए, कार्बन सिलिकॉन काशी गए संत प्रभु, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे भाई साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम जर्मेनियम टिन लेड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कंसेप्ट से ही काम चल जाए तो भाई इसको कोई बदनाम तो नहीं करे। बहुत बदनाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन के नाम पे, क्योंकि देखो जैसे ही ग्रुप 15 आएगा, अगर ग्रुप 15 की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ की बात करूं, नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये है।
तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। क्यों? देखो इधर आ गया है इसके पास अब एक लोन पेयर, साइज छोटा है, लोन पेयर है, तो आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ऐसे हो जाएगी, मतलब इसकी फास्फोरस से कम ही हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इधर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ऐसा इसलिए हो रहा है रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। लेकिन अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन फैमिली आया, ऑक्सीजन ओल्ड, बॉन्ड लेंथ बताओ, ओल्ड स्टार से टी ओ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, ओल्ड स्टार से टी ओ। अब बताओ, बॉन्ड लेंथ तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही रही है, डाउन द ग्रुप जाओगे सब सेल बढ़ रहे हैं, सेल सब सेल, तो क्या बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर देखो बेटा, दो लोन पेयर मिलेंगे इधर, तो मतलब इधर भी रिपल्सन होगा, हाँ इधर भी रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए था कुछ यूं, लेकिन इधर ऐसे हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज आती है हेलोजन फैमिली में। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली की अगर बात करूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस सी बात है डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। लेकिन अब क्या होता है, फ्लोरीन छोटे से होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें 3 लोन पेयर होते हैं। तो बेसिकली अब इधर ये फ्लोरीन कहाँ चला जाता है? इधर आ जाता है। मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है किसकी? डाउन द ग्रुप बॉन्ड सबसे ज़्यादा हो जाती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फ्लोरीन इधर आ जाता है, और सबसे कम I2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। ये ऑर्डर आता है, मतलब ये जंप करके कहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन से भी ज़्यादा। क्यों ऐसा? लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। अच्छे से नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो। सोच रहा हूँ नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, हो पाए, हो तो नहीं पाएगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम है अपने पास। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। मिटा डाइपोल मोमेंट, एक नई चीज पढ़ रहे हैं अब, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? बेसिकली ये मेजर करता है, मेजर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल। अगर पोलैरिटी पोलैरिटी बेसिकली अभी तुमको पोलैरिटी समझ में आएगा, टेंशन नहीं, अभी 2 मिनट रुको। बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी? वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स का पहला ही लेक्चर अगर तुमने पढ़ा होगा तो बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू से इसको डिनोट करते हैं। और म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। ये क्या होता है Q? Q बेसिकली होता है चार्ज फ्रैक्शन और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। सपोज दैट ए है और ये है बी, कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डेल्टा नेगेटिव आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आया, यही तो है चार्ज फ्रैक्शन। और मैं इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। ये पहले तो अगर इसमें चार्ज नहीं होता, अगर कंडीशन ये होती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इधर कैसा है, ये इधर कोई पोलैरिटी नहीं है, इधर चार्ज फ्रैक्शन आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इधर क्या है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो डिवाई इसकी यूनिट होती है, डिवाई। और इसको डिनोटेड बाय भी इतना भी पता होना चाहिए, इसको एरो से डिनोट करते हैं इस तरह। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अब ये एरो कैसे खींचते हैं, कैसे नहीं खींचते हैं, थोड़ा टाइम दो, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहला एक एप्लीकेशन तो थोड़ा लिख ही लो। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे आज सर थोड़ी हाथ जल्दी चल रहा है। बेसिकली हाथ इसलिए जल्दी चल रहा क्योंकि शाम होने जा रही है, और जितने जल्दी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उतने तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इधर से ब्राइटनेस के लिए मेरे पास कोई लाइट वगैरह नहीं है भैया, सन ही है जो है, प्रकृति से ही काम चला रहा हूँ। बेसिकली आर्टिफिशियल मेरे पास नहीं है, और कोई इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास। ओनली बोर्ड है, एक मोबाइल है और एक स्टैंड है, इसी से मैं अपना काम चला रहा हूँ। इवन माइक तक नहीं है। तुमको आसपास की थोड़ी बहुत आवाज़ से डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश किया करो। मतलब थोड़ा यार, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो तुम भी करो। मैं तो बोलता हूँ, ये बात बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल मतलब बेसिकली लाइफ है ही क्या यार, स्ट्रगल है। चाहे मतलब कोई भी इंसान हो, तुम अगर अभी इस पोजीशन पे हो, तुम इस पोजीशन पे जाने की सोचोगे। अगर तुम इस पोजीशन पर पहुंच गए, तुम इधर कांस्टेंट थोड़ी रहने वाले हो, तुम अगला सोचने लगोगे। अगर तुमने पहले सोचा घर, बाद में तुम तुरंत सोच लोगे गाड़ी, और गाड़ी फिर तो 10 गाड़ी होनी चाहिए, फिर तो फॉर्च्यूनर होना चाहिए, ऑडी होना चाहिए, लफंडर वफंडर डिफेंडर जो भी है सब होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल यार जरूरी है, करना चाहिए। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल। तो बेसिकली पहला एप्लीकेशन क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में पहला है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज दैट
अगर BeCl2 है, BeCl2 अगर थोड़ी बहुत भी तुमने मतलब फिजिक्स पढ़ रखी है तो रिजल्टेंट वेक्टर तो फाइंड करना आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। रिजल्टेंट फाइंड करना आता होगा। BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए इस तरह। अब देखो जो डाइपोल मूवमेंट का एरो है उसका हेड उधर ही रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, मोर En एलिमेंट होना चाहिए, और इधर टेल लेस En। तो एरो कैसे खींचेंगे हम? इस तरह, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इधर हम इस तरह खींचेंगे। अब देखो दोनों सेम बॉन्ड है, BCl और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। मतलब म्यू इधर क्या हो जाएगा? 0। अगर म्यू 0 है, म्यू 0 है तो इसका मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अगर म्यू रिजल्टेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। और एक बात और बता दूं, जो एरो होता है, चलो एरो, ये हेड कहाँ होगा? मोर En की तरफ, मोर En एटम होगी, इधर लेस En। और एक बात और बता दूं, लोन पेयर होगा, लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर। अगर सपोज दैट एक एटम है NH3, जिसमें, चलो आगे बताऊंगा, क्यों ही दिमाग खराब करूं, आगे ही बताऊंगा, केवल इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, क्यों दिमाग पकाना। और एक चीज और समझो, बॉन्ड डाइपोल होता है एक, बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड की वजह से डाइपोल हो तो म्यू बॉन्ड पेयर, इस तरह लिखते हैं। और लोन पेयर मोमेंट, लोन पेयर मोमेंट, इसको म्यू लोन पेयर। हमेशा जो म्यू रिजल्टेंट लोन पेयर का होगा वो बॉन्ड पेयर से बहुत ज़्यादा होता है। ये बात, इसमें 4 स्टार लगा लो, 4-5 स्टार जितने लगाना चाहो। अब देखो मैं तुमको फाइंड करना सिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने थोड़ी BCl3 ली है, एग्जाम्पल BCl3, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तभी तो हमको स्ट्रक्चर समझ आएगा और पता रहेगा। मैंने स्ट्रक्चर खूब अच्छे से बताए हैं, एकदम विजुलाइज करा के 2-2 बार बताए हैं। BBT में भी बताया है, हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया है, तो भाई बेवकूफ़ नहीं था मैं। BSc PR थ्योरी में भी बताया है, इधर ही यूज करेंगे। BCl sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके बाद तुम क्या कर दो? sp3 है, sp3 नहीं है, sp2 है, sp2 3 सिग्मा है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरह होगा, इस तरह। अब बॉन्ड बनाना कैसे? एरो खींचना मैंने सिखा दिया, लेस En से मोर En की तरफ, लेस En से मोर En की तरफ, लेस En से मोर En की तरफ। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? इधर, और ये एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। अरे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो वो क्या आएगा? इधर आएगा, इन दोनों के बीच में।
और ये अब आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इस तरह कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो म्यू कैसा हो जाएगा, इधर जीरो। अगर म्यू जीरो हो गया तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, एक चीज़ और बतानी थी वो बता रहा मैं। जैसे मैंने सपोज दैट NH3 ले लिया, इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा एटम टू लोन पेयर जो बॉन्ड खींचते हैं ना, ये वाला बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट वाला बॉन्ड जो खींचते हैं, तो एटम टू लोन पेयर खींचते हैं। जैसे इसका लोन पेयर इधर है, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो एक डाइपोल इस तरफ आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और एक लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट सब ऊपर तरफ है। मतलब म्यू कैसा होगा, नॉन जीरो। मतलब ये कैसा है, पोलर कंपाउंड है। NH3 कैसा है, पोलर। चलो बस आज इधर ही रखते हैं, मैं भी टायर्ड हो गया हूँ थोड़ी। आज आई थिंक लेक्चर थोड़ी स्पीड से चल गया होगा, मैं भी स्लो करके देख लेना, मैं भी चल गया होगा। मेरे आज हाथ जल्दी जल्दी चले हैं, मैं चीज़ों को भगा नहीं रहा था, एक्चुअली वो चीज़ें भाग रही थी। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीख लो। और पहली बात, एक बात और बता दूं, हमारा जो जो चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, एक्चुअली इसको मैं ख़त्म करने के लिए बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ ख़त्म, लेकिन मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ, चीज़ें जितने धीरे धीरे चलेंगी और जितनी मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकूँगा उतनी मतलब कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली तुमसे लेक्चर्स ज़्यादा लूँगा। और मैं इससे मतलब काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर लेक्चर कम कर दीजिए, ये कर दीजिए कम। भाई नहीं, इधर ना वन शॉट मिलता है। यूट्यूब पे क्या होता है भाई, 1.5 घंटे में 1 घंटे 50 मिनट में केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म। 5 मिनट में चैप्टर कैसे कंप्लीट करें केमिकल बॉन्डिंग, लड़के सर्च करने चले जाते हैं। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ, ना ही मैं 2 घंटे में केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म कर सकता हूँ, ना मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि 2 घंटे वाला फर्जी वीडियो देखना। बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल भी मत, टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। अगर तुम 2 घंटे को वीडियो देखोगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इससे अच्छा 2 घंटे बैठ के ये सब लेक्चर देख के 2 घंटे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो वो तुम्हारे मतलब फ़ायदे की बात है। यूट्यूब एक्चुअली है क्या, यूट्यूब पर मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बता रहा, मुझसे अच्छे टीचर, मुझसे कई गुना अच्छे बेहतर टीचर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इधर से मतलब मैंने उनसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इधर इसने ये कंटेंट कट कर दिया, इसने ये कंटेंट कट कर दिया, तो मुझे उधर गुस्सा आ जाती है उस टीचर के ऊपर। तो मैं जो चलाता हूँ अपना मतलब जैसे मैं ऑर्डरली चला रहा हूँ, मैं एक्चुअली सब कुछ कवर, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा तुमको, ट्रस्ट में। मैंने अच्छे अच्छे टीचरों को, रिस्पेक्टेड टीचरों को चीज़ें छोड़ते देखा है, और वो मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए आते हैं, बस व्यूज़ बढ़ा लेंगे, टाइम वाच बढ़ा लेंगे और उनका काम निकल गया, क्योंकि उनको यूट्यूब से पैसा मिल जाएगा। तो एक दिन में अगर 5000 बच्चे भी लाइव आते हैं ना उनके साथ, तो उनका 1 घंटा, अगर 5000 बच्चे, तो समझ लो कितना वॉच आवर चला गया। तो जितना ज़्यादा वॉच आवर जाता है उतना ज़्यादा यूट्यूब क्या दे देता है, पैसा। तो एक्चुअली यूट्यूब पर सब पैसे के लिए खड़े हैं, और मैं भी इधर पैसे के लिए ही, बेसिकली अल्टीमेटली गोल मेरा भी है कि मैं भी एक अच्छी जगह इस्टेब्लिश हो जाऊं, पढ़ाने लगूं, मेरा भी गोल है। लेकिन अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, तो अभी मैं कहीं ज्वाइन कर नहीं सकता, और ना ही मेरे पास भाई MSc भी नहीं है, तो कोई लेगा ही क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले MSc कर रहा हूँ, उसके पैरेलल पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, और मेरा अल्टीमेटली गोल है कि मैं भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन उधर से भी तुम्हारी यूट्यूब पर क्लास लूँगा,
सब कुछ पढ़ाऊँगा, इधर से भी और उधर से भी। मैं तुम सबसे प्रे मतलब चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए प्रे करो कि भगवान ये सही जगह चला जाए पढ़ाने। मैं तुमको सही मतलब तुम लोगों की भगवान से दुआ करूँगा, तुम लोग भी अच्छी जगह मेडिकल कॉलेज चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेटली मुझसे क्या है, मुझसे पढ़ के तुम कहाँ जा सकते हो, मेडिकल कॉलेज, या बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओगे, जेई का थोड़ा बहुत देख लोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो भाई एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के चलें। कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, नेगेटिविटी से दूर रहो यार, और कंट्रोवर्सी से। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, टेंशन बिल्कुल नहीं, नो टेंशन, जीरो टेंशन।